भाई जितनी हमें नंबर पता है ना, फ्लोरा के इतने हैं, फौना स्पीशीज इतने हैं, और ये हमारी लाइफ में इतनी अच्छी तरीके से घुस गए हैं कि हम लोग इनको ना, ऑलवेज अवेलेबल वाला सिनेरियो जब होता है, जब आपका दोस्त या आपकी दोस्तनी आपको कॉल करती है और आप हमेशा हमेशा अवेलेबल रहते हो, तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं फोन उठाएगा, ये तो उठा ही लेगा। बाउंसर्स लग गए हैं इन पे, किसी ने भी अगर इन पे आंच उठाई तो भैया भारी सजा भुगतनी पड़ेगी जेल में। ये बसिया लतीफोला कहते हैं इसको इंग्लिश में, एंड कदम्बा ट्रीज। तो भैया ये महुआ और कदम्बा को वर्शिप करते हैं, तो इसको नहीं कोई तोड़ेगा, नहीं कोई वेस्ट करेगा। हर एक बच्चे ने बचपन में ज़ू तो ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो मम्मी से अपने आप को बहुत सारे जानवरों के नाम लेते हुए भी ज़रूर सुना होगा। तो भाई आज का चैप्टर सिर्फ और सिर्फ उन जानवरों के बारे में नहीं, बल्कि उनके हैबिटेट दैट इज फॉरेस्ट के बारे में भी है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन, जहाँ पे हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और इस साल हमने ये मिशन स्टार्ट किया है कि हम हर एक चैप्टर एक गो में विद ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, होमवर्क क्वेश्चंस सबके साथ पढ़ाने वाले हैं। दैट इज, दिस वीडियो विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन एंड ऑल दी क्वेश्चंस। तो आपको दो अलग अलग वीडियोस के थंबनेल नहीं खोलने हैं, आपको इसी एक वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले और इंट्रोडक्शन करने से पहले, लेट मी जस्ट टेक यू लिटिल बैक। लास्ट वन शॉट हमने जाना था डेवलपमेंट चैप्टर का, जिसके होमवर्क क्वेश्चंस में कुछ बच्चों ने सबसे जल्दी आंसर्स दिए थे। तो भैया उनका शाउट आउट दे देते हैं, है ना भाई, उनको शाउट आउट दे देते हैं। तो सबसे पहले हैं भैया कविता गुप्ता जी, डेवलपमेंट चैप्टर का था, दोनों आंसर उन्होंने बिल्कुल सही दिए हैं, हेल्थ केयर एंड डिस्क्रिमिनेशन दोनों आंसर्स थे। देन सरोज पाहवा जी, इन्होंने भी दोनों के दोनों आंसर्स बिल्कुल सही दिए हैं, थैंक यू भी बोला है, और आपको भी थैंक यू कि आप इनिशिएट करते हैं और होमवर्क क्वेश्चंस तक जाके वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करते हैं। फिर थे हर्ष, जिन्होंने दोनों के दोनों ऑप्शंस बिल्कुल ठीक लिखे हैं और अपना बीएमआई भी बताया है, क्योंकि मैंने उसमें आपको बीएमआई बताने के लिए बोला था, या तो अपना बता दो या मेरा बता दो, मैंने अपनी डिटेल्स दे दी थी। नाउ अगली है, यहाँ पे चल जाते हैं, शुभ्रा जी। ये तो आई थिंक दूसरी तीसरी बार अगर मैं शाउट आउट दे रही हूँ, तो हर एक में शुभ्रा का नाम मैंने देखा है। तो शुभ्रा भी हर एक लेक्चर देखती हैं और सारे होमवर्क क्वेश्चंस करती हैं। धीरे धीरे यूट्यूब के बच्चों का भी नाम याद होने लग जाता है इन शाउट आउट्स के जरिए ही। और राखी धिमन जी ने भी बिल्कुल सही आंसर नहीं दिया, इनका एक गलत था, बट स्टिल इन्होंने जल्दी दिया था, जस्ट टू मोटिवेट हर। पहला आंसर आपका गलत था बेटा, इसमें हेल्थ केयर आएगा ना कि ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा आपका ठीक था, श्रेष्ठ नाम है, सॉरी आपका श्रेष्ठ जी। तो दिस इज जस्ट टू मोटिवेट यू कि आप करते रहें आंसर्स। और यस, हर एक बच्चा जिसने भी आंसर किया था, आप यहाँ पे नहीं आए हो, अगली बार आ जाओगे, लेकिन सारे के सारे कमेंट्स मैं खुद पढ़ती हूँ, देखती हूँ और आपको करेक्ट भी करती हूँ। तो यस, अब चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ, जो कि है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर के नाम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, जंगल में बोले कोयल कुकू, ये जंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे बेसिकली फ्लोरा एंड फौना का हैबिटेट पाया जाता है, जहाँ वो लोग रहते हैं। और दूसरा पार्ट है वाइल्ड लाइफ का। वाइल्ड लाइफ बोले तो वहां पे रहने वाले वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि जनरली जो पेट एनिमल्स होते हैं वो तो हम घर पे भी रख सकते हैं, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स जंगल में ही रहते हैं। तो हम यहाँ जंगल और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा अभी वाले चैप्टर से लंबा हुआ करता था, लेकिन अब ऑफ कोर्स आपके पास लेटेस्ट एनसीईआरटीज होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा ये चैप्टर बहुत छोटा सा बचा है बच्चों, बहुत नन्ना सा ये चैप्टर बचा है। तो हम ये नन्हे से चैप्टर को आज करने वाले हैं। चलिए बच्चा पहाड़ी शुरू करें फिर। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हाँ भाई, क्या क्या नाम सुना है आपने मम्मियों से अपनी? जैसे ना मेरे घर में जब भी मेरे बच्चे, मतलब हमारे घर में रहते हुए बच्चे बोलते हैं ना, मम्मी एक पेट डॉग चाहिए, तो मैं कहती हूँ तुम्हारी कमी है क्या, मतलब तुम हो तो सही। तो हम ऐसे बोल देते हैं। तुमने भी सुने तो होंगे बहुत सारे जानवरों के नाम, गधा है तू, बंदर है तू, और भी तो गाली में ले लेते हो तुम लोग। चलिए, तो भाई सबसे पहले आता है, वी शेयर दिस प्लैनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स। ऑफ कोर्स हम लोग इस प्लैनेट पे, इस अर्थ पे बहुत सारे लिविंग बींग्स के साथ रहते हैं, यानी कि दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जहां हम रह रहे हैं यहाँ बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? इंटेंस अमाउंट ऑफ फ्लोरा, फौना, इंसेक्ट्स, फ्लावर स्पीशीज एटसेट्रा, वी ह्यूमन बींग्स
We humans along with all living organisms form a complex web of ecological system जिसके अंदर हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। अगर क्लास 9th का ज्योग्राफी का नेचुरल वेजिटेशन थोड़ा थोड़ा याद हो आपको, जिसमें फ्लोरास के बारे में ज्यादा बात की गई थी, वहीं से अगर आप देखो तो हम लोग क्या होते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं खाने के बेस पे। ये एक साइकिल है बेटा, ये साइंस में भी आपने पढ़ा है। इट्स अ फूड चेन, इट्स अ फूड वेब, नॉट जस्ट फूड, इट्स अ लाइफ साइकिल बेसिकली। We depend on them, they depend on us. So we are interdependent. We are interdependent. Now, a little bit of definitions. Biodiversity is variety of life on Earth जो इकोसिस्टम में पाई जाती है। आई होप इट्स ऑल क्लियर। आई नो तुम लोग मुझे कमेंट्स बोलोगे मैम व्हाइट पीपीटी नहीं, मैं कसम खाती हूँ इसके बाद मैं व्हाइट पीपीटी नहीं बनाऊंगी, मैं ब्लैक ही बनाऊंगी। बट ये वाली झेल लो, मुझे मन था कि मैं अच्छा अच्छा बॉर्डर्स लगाऊं फॉरेस्ट के, और उस चक्कर में मैंने इसको थोड़ा ब्राइट कर दिया। अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए सॉरी यार। नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन यस अब से डार्क थीम हो। ओके, मैंने ब्यूटीफुल बनाने के लिए मेहनत करी कैनवा वगैरह पे जाके यार। हाँ, बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ। इकोसिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया है। इकोसिस्टम इज एरिया, डाइवर्सिटी में वो लोग, इकोसिस्टम में वो एरिया है जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और भी ऑर्गेनिजम्स, वेदर, लैंडस्केप सब एक साथ रहते हैं। फ्लोरा क्या हो गई, प्लांट पॉपुलेशन, और फौना क्या होगी, एनिमल पॉपुलेशन। ठीक है, फौना हो गई आपकी एनिमल पॉपुलेशन। नाउ इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री। देखिए इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमारी इंडिया, भारत में बहुत तरीके के स्पीशीज ऑफ फ्लोरा फौना पाए जाते हैं, हर प्रकार के। अगर आप एक बात देखो, हमारे देश में जितनी कंट्रीज भी हैं, हम जनरली कलर वाइज भी सब में जैसे गोरे हैं, ये भैया ब्लैक्स हैं, हमारे यहाँ कलर्ड पाए जाते हैं। हमारे यहाँ हर वेराइटी ऑफ पीपल है, चाहे वो कलर के बेसिस पे देखो, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे देखो, चाहे वो एरिया के बेसिस पे देखो, चाहे वो कल्चर के बेसिस पे देखो, किसी भी बेसिस पे देखो। तो हम लोग यहाँ पे जो हमारी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो काफी वास्ट है। दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। यस, वन थिंग मोर भाई, जितनी हमें नंबर पता है ना, फ्लोरा के इतने हैं, फौना स्पीशीज इतने हैं। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। हमारा बैच 2.0 लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम लोग रोज आके आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट। इसमें 9th से लेकर 12th तक सारे बैचेस आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे। साइंस के साथ साथ कॉमर्स, एनडीए और सीयूईटी के भी बैचेस अवेलेबल हैं। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए और फर्स्ट पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करो और बनो साइंस एंड फन के पेड बैच का हिस्सा। याद रहे, जो डिस्काउंट है सारे पेड बैचेस में वो लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड है। अब वीडियो में आगे बढ़ते। ये अभी आधे भी हो सकते हैं क्योंकि हमने बाकी अभी डिस्कवर ही नहीं कर पाए, कि हम बाकी अभी डिस्कवर ही नहीं कर पाए हैं। These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted. और ये हमारी लाइफ में इतनी अच्छी तरीके से घुस गए हैं कि हम लोग इनको ना, ऑलवेज अवेलेबल वाला सिनेरियो जब होता है, जब आपका दोस्त या आपकी दोस्तनी आपको कॉल करती है और आप हमेशा हमेशा अवेलेबल रहते हो, तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं फोन उठाएगा, ये तो उठा ही लेगा। अरे कोई गेड़ी मारने नहीं जाएगा, ये तो ले ही जाएगा। हर एक ग्रुप में एक ऐसा दोस्त तो होता है यार, जो मतलब आप उसको कॉल कर लो, वो हमेशा तुम्हारे साथ चलने के लिए, तुम्हारे साथ कहीं जाने के लिए, कोई सामान लेने के लिए, मतलब पनीर लेने भी जाना है तो तुम पड़ोस के उस दोस्त को फोन करोगे, यार चलना यार, और वो बेचारा अपना काम काज छोड़ के आ भी जाएगा, है ना, ऑलवेज अवेलेबल। ऐसे होते हैं दोस्त, है ना भाई? नाम लिख देना जरा कॉमेंट्स में तुम भी फिर, अगर ऐसे होते हैं तुम्हारे दोस्त तो। मतलब एटलीस्ट मॉरल सपोर्ट के लिए कॉल पे अवेलेबल रहते हैं, राइट? धीरे धीरे ये समाज है, वैल्यू कम हो जाती है। अभी फ्लोरा एंड फौना इतने ज्यादा अवेलेबल हैं हमारी लाइफ में, कहीं ना कहीं हम उसको वैल्यू करना छोड़ चुके हैं। अच्छा ठीक है, फ्लावर ही तो है, गिर गया तो क्या हो गया, अच्छा पेड़ ही तो है, कट गया तो क्या हो गया। अब तो ये दिमाग वाले हम लोग बन चुके हैं कि भैया ग्रोथ करनी है तो ठीक है, क्या हो गया, बली चढ़ भी गई तो चढ़ गई। बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस। लेकिन भैया बड़ा ही ज्यादा इन्वायरमेंट को धीरे धीरे नुकसान पहुंच रहा है, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। At least 10% of India's recorded with flora and 20% of its mammals are on the threatened list. What is a threatened list? Threatened list is a list of flora and fauna जिसके अंदर डर है कि ये flora and fauna अब खत्म हो सकते हैं। तो 10% है flora और 20% है mammals, ऐसे। ठीक है जी, चलिए
अब ये वाला जो पोर्शन है ना मेरा बेटा, ये एक्चुअली में डिलीटेड है, आपकी एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक टीचर का दिल कह सकते हो आप। मुझे ऐसा लगता है कहीं 1 नंबर का ना आ जाए और मेरे बच्चे घबरा ना जाए। कहीं 1 नंबर का आ गया और मेरे बच्चे घबरा गए कि नहीं नहीं ये कहाँ आ गया, तो मेरे को वो बताना है। ये क्या है बच्चा? ये है टाइप्स ऑफ स्पीशीज, यानी कि किस किस तरीके के फौना पाए जाते हैं। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती है? ये वो स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन होता है, मर सकती हैं। अब वो एक्सटिंक्ट नहीं हुई है लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, उसे हम इंडेंजर्ड कहते हैं, जैसे कि टाइगर और एलिफेंट। वल्नरेबल स्पीशीज कौन सी होती हैं? जो बहुत तेजी से डिक्रीज कर रही हैं इनकी क्वांटिटी और ये इंडेंजर्ड में आ सकती हैं। ध्यान से सुनना, vulnerable are the type of species which can come into the category of endangered, and who are endangered, who can be extinct. एग्जाम्पल दे रखे हैं जायंट पांडा, स्नो लेपर्ड। रेयर स्पीशीज कौन से होते हैं? जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है बट है, जैसे कि हिमालयन ब्राउन बियर, एशियाटिक लायन। एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती हैं? एंडेमिक स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर रीजन या लोकेशन पे ही पाई जाती हैं, जैसे कि नीलगिरी, ताहर, बोर्नियन, औरंगदुम। ये कुछ ऐसे फौना है जो एक पर्टिकुलर जगह पे ही पाए जाएंगे। नीलगाय आपको हिल एरियाज पे मिल जाएंगी, ऐसा टाइप का। नॉर्मल स्पीशीज जो स्टेबल है, जो कोई भी थ्रेट फेस नहीं कर रही हैं, अच्छी क्वांटिटी में है, डियर, पिग, काउ, डॉग्स, ये सब आपके नॉर्मल स्पीशीज में आते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑल ऑफ दीज द टाइप्स ऑफ स्पीशीज इज डिलीटेड फ्रॉम द चैप्टर, बट स्टिल लास्ट ईयर के प्री बोर्ड में भी मैंने कई स्कूल वालों को देते हुए देखा, तो मेरे बच्चों को भैया सारी तैयारी होनी चाहिए, 1 मार्कर में आ रहा था। हाँ जी। नाउ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। अब क्या हो रहा है, अब आपको टॉपिक हम बता रहे हैं, एनसीईआरटी से आप कोरिलेट करते जाएंगे, सारे के सारे टॉपिक सेम है, बस यहाँ पे थोड़ी प्रेजेंटेबल है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन ली हुई। चलिए, फ्लोरा एंड फौना डिप्लीट कर रहे हैं, फ्लोरा एंड फौना कम हो रहे हैं। ह्यूमंस ऑब्टेन रिसोर्सेज, जैसे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यस, अभी जो भी चीज हम, जैसे मैं इस रूम में हूँ, इस मेरे स्टूडियो में हूँ, इसमें गेट्स मुझे दिख रहे हैं, ये लकड़ी के बने हुए हैं और ये कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से डिपेंड करते हैं। अभी मेरे को क्लास रिकॉर्ड करने से पहले सर में दर्द हो रहा था, मैंने दवाई खाई, ये भी ट्रीज से आई है, राइट? बहुत सारी चीजों पे हम लोग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पे डिपेंड करते हैं। वुड, पार्क्स, लीव्स, रबर, फूड, फ्यूल, फॉडर एटसेट्रा। फॉडर मतलब होता है चारा, चारा, गाय भैंस को चारा खिलाते हैं ना, वो चारा। So it is we as we depleted our forest and wildlife. So the reason of the depletion of forest and wildlife is we humans, right? हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। अरे यार, वैसे भी तो दुनिया का सारा ठेका हम लोगों ने ही ले रखा, तो इसका भी ठेका ले लेते हैं। कई बच्चों के मन में ही आ रहा होगा, हर बात पे मुझे ही फंसा दिया जाता है, इसमें भी फंस जाता हूँ। मतलब वो लोग जो एक्चुअली में ये सब कर रहे हैं। अब बेचारी फैक्टर्स क्या हैं जो डिप्लीट करे हैं? अगेन इन डेप्थ डिलीटेड, इन शॉर्ट बता रही हूं। कॉलोनियल रूल समझते हो? जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे, इन्होंने बहुत तेजी से हमारे फ्लोरा एंड फौना को डिप्लीट करवाया था अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। तो पहला क्या हो गया? कॉलोनियल रूल। दूसरा रीजन बड़ा क्या हो गया? एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। यस, आप कहोगे मैडम ये तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन फॉरेस्ट तो कट रहे हैं, हैबिटेट तो जा रहा है वाइल्ड लाइफ का। यहाँ पे तो आपसे वही पूछ रहे हैं, ये थोड़ी पूछ रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, आपसे तो यही पूछ रहे हैं ना कि भैया क्या जा रहा है। तीसरा हो गया फ्यूल वुड कलेक्शन, लोग जाते हैं लकड़ी उठा के लाते हैं, इसे कहेंगे फ्यूल वुड कलेक्शन। चौथा क्या हो गया? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमने क्या किया था, एक लैंड को खाली कर देते हैं और उसको जला देते हैं, लास्ट के वीड्स वगैरह को जला देते हैं, वो अपने आप न्यूट्रिएंट्स रीगेन करती है। एग्रीकल्चर में भी आप पढ़ोगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन इन विच अ लैंड इज क्लियर्ड, उसमें न्यूट्रिएंट्स को रीगेन करवाने के लिए उस लैंड को खाली कर दिया जाता है और उसको आग लगा दी जाती है। जितने भी बच्चे कुछ पेड़ पौधे होते हैं उस पर आग लग जाती है और उसके एशेज से वो न्यूट्रिएंट्स रीगेन करती है, वो सॉइल और फर्टाइल बनती है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से भी उस एरिया को खाली करना पड़ता है, जिसका ये भी एक कारण है डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया का। क्लियर? तो अगर आपको रीजंस आ रहे हैं तो सबसे पहला रीजन तो कौन है? हम। बाकी रीजंस कॉलोनियल रूल है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन है, साथ ही साथ
शिफ्टिंग कल्टीवेशन है और फ्यूल वुड कलेक्शन भी है। ओके, आगे चलेंगे। और भी फैक्टर्स कौन कौन से हो गए बच्चा? अदर फैक्टर्स जो कॉमन है, जो आपको पता है, डिफॉरेस्टेशन है, पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी की वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा है कि भैया मजदूरी आएगी, यहाँ पे मॉल बनेगा, और फ्लड्स, फ्लड्स ने भी बहुत सारे जो हैबिटेट है उसको बिगाड़ा है, उसको खराब किया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। हम लोग कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट देम, हाउ कैन वी कंजर्व देम? So conservation in the background of rapid decline in wildlife population and forestry has become essential. भैया पीछे से इसका डिक्लाइनिंग रेशियो बहुत तगड़ा है, मतलब बहुत तेजी से ये डिप्लीट कर रहे हैं, राइट? तो हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम इसको क्या कर सकें? प्रोटेक्ट कर सकें, सेव कर सकें, राइट? हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। तो बेनिफिट्स ऑफ कंजर्वेशन, कैसे करें कंजर्वेशन, क्या बेनिफिट्स हैं? पहली बात तो कंजर्वेशन प्रिजर्व करेगा इकोलॉजिक। देखिए, जब फ्लोरा एंड फौना की कमी से जो प्रभाव पड़ रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, अगर हम उसको कंजर्व करेंगे तो वो बन के रहेगा, हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रिजर्व्ड रहेगा। इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एक्चुअल में स्पीशीज हुआ करते थे प्लांट्स और एनिमल्स के, वो प्रिजर्व्ड रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज। Fisheries too are heavily dependent on the maintenance of aquatic biodiversity. Yes, फिशिंग में भी हमें मछलियां चाहिए, हमें एग्रीकल्चर में भी क्रॉप वही ऑर्गेनिक चाहिए, वो फ्लोरा चाहिए। तो इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा? कंजर्व करना पड़ेगा मेरा बेटा। और इसके लिए दो बड़े बड़े मेथड्स कौन से हैं? हमने दो चीजें क्या करी? हमने दो बड़े बड़े स्टेप्स क्या लिए? हमने लिया इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और प्रोजेक्ट टाइगर। हमने क्या बड़े बड़े स्टेप लिए? हमने स्टेप नंबर 1 लिया, हमने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया। हमने स्टेप नंबर 2 बड़ा क्या किया? हमने प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए। कब लेके आए? प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए 1973 में, और ये हम लेके आए 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, चलिए जी, कंजर्वेशन करते हैं, वाइल्ड लाइफ। अभी तक आपने जो पढ़ा वो थोड़ा बहुत फॉरेस्ट का पढ़ा है, अभी आएगा फॉरेस्ट का टाइप्स भी आएगा, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं आपको सच सच बताऊं, सच सच बताऊं, ये चैप्टर बोर्ड्स में बहुत कम वेटेज रखता है, 1 नंबर 2 नंबर बस। लेकिन ये मिड टर्म में यहाँ से 3-3 नंबर के सवाल बन जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर की बाद में जाके वैल्यू 0 होने वाली है, ना के बराबर होने वाली है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजंस लिए गए टू प्रोटेक्ट हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वाज पब्लिश्ड। जितनी भी स्पीशीज प्रोटेक्टेड है उनके लिए एक लिस्ट बनाई गई। रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सम endangered species was protected by banning hunting and trading. हंटिंग, पोचिंग, ट्रेडिंग को बैन कर दिया, कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स की स्किन चीजों को जो भी इंडेंजर्ड थी, यानी कि जो भी एनिमल्स मरने की कगार पे थे, उनकी हंटिंग, उनकी पोचिंग, पोचिंग समझते हो, पकड़ के रखना, हंटिंग मतलब वही मार देना, और ट्रेडिंग को बैन कर दिया। WPA ऑफ 1880 यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 दो बार ये और लागू किया गया अपडेटेड वर्जन्स के साथ। पहला 1972 में आया और उसमें दो प्रोविजंस ऐड किए गए थे 80 में और 86 में, जहां पे इन्होंने काफी सारी बटरफ्लाइज को ऐड किया, मॉथ्स को ऐड किया, बीटल्स को ऐड किया और ड्रैगन फ्लाई वगैरह को भी ऐड किया इन प्रोटेक्टेड लिस्ट। प्रोटेक्टेड लिस्ट का मतलब जब आपने 1972 से ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा उठा लिया तो बहुत सारी और स्पीशीज प्रोटेक्टेड लिस्ट में शामिल होने लगी, नंबर्स बढ़ते गए उनके। In 1991, for the first time, plants were also added to the list, starting with 6 species. पहले प्लांट्स को नहीं रखते थे, प्लांट्स को भी ऐड किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, क्योंकि एक्चुअल में ये फौना के लिए है, ये फौना के लिए था, पर इसमें फ्लोरा भी डाला गया, बटरफ्लाइज भी डाली गई। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में डिफरेंस समझ लेते हैं, क्योंकि बचपन में हमें लगता था जब हम जू जा रहे हैं तो हम एक्चुअल में अपने एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं और मम्मी इसकी टिकट मात्र 50 रुपए क्यों होती है, लेकिन एक्चुअल में ये जो सारे पार्क्स, ये नेशनल पार्क्स, ये सेंचुरीज बनाई जाती हैं, ये आपको अलाउ तो कर देते हैं अंदर आने के लिए और देखने के लिए और हमारे टूरिज्म बढ़ाने के लिए, बट इनका मेन मोटिव टूरिज्म के साथ साथ इन सारी फ्लोरा फौना को प्रोटेक्ट करना भी है मेरा बेटा।
प्रोटेक्ट करना भी है। मतलब रिसेंटली वी वेंट टू वियतनाम। अब आप में से कुछ बच्चे आएँगे झाड़ने के इंडिया तो घूम लो एटसेट्रा, एटसेट्रा। हम बहुत जगह गए हुए हैं और इंडिया में भी हम उदयपुर में एक पार्क गए थे। मुझे नाम भूल गया है, वो भी एक आई थिंक नेशनल पार्क था, तो याद नहीं है, आपको किसी को पता हो तो बताना। फोर्ट के पास था किसी मतलब हाइट पे ही था, मैं वो भूल गई। बट वहाँ हम गए थे और हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे थे। अभी हम वियतनाम जब गए थे वहाँ पे सॉरी थाईलैंड, थाईलैंड जब हम गए थे तो वहाँ पे सफारी वर्ल्ड था एक। अब सफारी वर्ल्ड में पहले तो हमें सारे जानवर दिखा दिए, मजा आ गया भैया, मैदान हो रहा है, ओए ये शेर देख लिया, ओए ये देख लिया। उसके बाद देयर इज़ अ ट्रैक जहाँ पे आपकी जो कैब है, जो वैन है जिसमें भी आप जाते हो, उसको वो अलाउ करते हैं और जब आपको वो अलाउ करते हैं घूमने के लिए अंदर, वो सारे एनिमल्स आपको इतने क्लोज़ली नज़र आते हैं। यू कैन सी देम, बट यू कांट हर्ट देम। तो बेसिकली वहाँ पे उन एनिमल्स को प्रोक्योर भी किया जा रहा है और टूरिज़्म भी बढ़ाई जा रही है, पैसा भी कमाया जा रहा है। वो पैसा उन्हीं की देख-रेख में लगाया जाता है। अगर डक्स हैं तो उनके लिए प्रॉपर पॉन्ड था, अगर जिराफ है तो उनके लिए प्रॉपर ग्रीनरी थी, ज़ीब्रा है तो ग्रीनरी थी, लायन भी है वो अलग से था थोड़ा क्योंकि वरना तो खा जाएगा। लेकिन पूरा एक प्रॉपर सिनेरियो बना हुआ था, एरिया बना हुआ था जहाँ ये ओपनली पूरा ओपनली घूम रहे थे बिना किसी डर के। कोई शिकारी नहीं आ सकता, कोई कुछ नहीं, ओपनली। ओके, तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इट इज़ अ नेचुरल हैबिटेट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ये नेचुरल हैबिटेट है और गवर्नमेंट ओन करती है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कम से कम होती हैं और हमारे देश में 566 है इन नंबर्स। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होती है? ये एक रिजर्व्ड एरिया होता है ऑफ लैंड एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एज अ होल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ नहीं, एज अ होल उस एरिया को प्रोक्योर करना होता है। थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं और हमारे इंडिया में 18 है नंबर। नेशनल पार्क्स नोटिफाइड एरियाज दैट कवर अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। ऐसे एरियाज होते हैं जो सबकी नजर में होते हैं और ये प्रोक्योर्ड होते हैं। बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इसके अंदर बच्चों, बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है और इंडिया में ये 104 है। सबसे पहला किसी को पता है कौन सा था? सबसे पहला गए भी हो गया यार आप लोग हैं, अभी तुमको मैप भी कराऊंगी। चलो इससे पहले प्रोजेक्ट टाइगर पे चले थे। अभी आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा जिसके अंदर हमने पढ़ा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज को प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाला गया है। यहाँ पे हंटिंग, पोचिंग, ट्रेडिंग सबको बैन किया गया है, राइट? अब हम चलेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के पास, लेकिन फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स व्हिच वर ग्रेवली थ्रेटेंड इंक्लूडिंग, देखिए कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते थे, सबसे ज्यादा थ्रेटेंड थे। टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोरस, कश्मीर स्टैग या हंगुल भी कहते हैं जिसे, 3 टाइप के क्रोकोडाइल्स, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल। घड़ियाल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, आई थिंक इसको इंग्लिश में एलिगेटर कहते हैं, एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड एटसेट्रा। इन सबको फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन दी गई है। बाउंसर्स लग गए हैं इन पे, किसी ने भी अगर इन पे आंच उठाई तो भैया भारी सजा भुगतनी पड़ेगी जेल में। जी हाँ, सलमान खान के ऊपर चल रहा था ना केस, याद है? चलिए, प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन द फॉनल वेब। हमारा नेशनल एनिमल टाइगर और ये एक फॉनल, इस फौना के वेब में एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है। 1973 में द अथॉरिटीज रियलाइज्ड कि टाइगर की पॉपुलेशन 55,000 से सिर्फ और सिर्फ 1827 रह गई है। 1,827 रह गई है बस, 55,000 से। थ्रेट्स क्या थे? पोचिंग, पोचिंग मतलब टाइगर को पकड़ लेना और उनकी स्किन और उनके बॉडी पार्ट्स को यूज करके ट्रेड करना। उनका हैबिटेट का कम होना यानी कि जंगल के कटना। जिन पे वो शिकार करते हैं उन शिकारों का ही मर जाना, स्पीशीज का ही मर जाना उनकी। ह्यूमन पॉपुलेशन का बढ़ना, ये सब कारण थे टाइगर की पॉपुलेशन के कम होने के। ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स, यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज, लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। और इन्होंने लिखा नहीं, लेकिन हमारे देश में टाइगर का बहुत ज्यादा हंट भी हुआ करता था। ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी हमारे राजा महाराजा इनको एज अ सिंबल समझते थे, टाइगर को, लायन को। इंडिया एंड नेपाल बिकेम टारगेट ऑफ पोचर्स। यस, इंडिया और नेपाल दो ऐसी कंट्रीज थी जिसके अंदर जो बाहर की कंट्रीज भी थी उनकी नजर थी टाइगर के लिए, पोच करने के लिए, उनको टाइगर को इंपोर्ट करने के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर एक ऐसा वेल पब्लिसाइड वाइल्ड लाइफ कैंपेन आया वर्ल्ड में जो कि 1973 में लॉन्च किया गया। इट वाज ऑन अ हेवी स्केल। प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब टाइगर हम नहीं देंगे, टाइगर पे कोई आंच नहीं उठाएगा,
दिस वाज कंप्लीटली फॉर टाइगर. जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज फॉर ओवरऑल वाइल्ड लाइफ, बट हियर दे आर फोकसिंग ऑन टाइगर ओनली, राइट? नहीं, टाइगर. फॉरेस्ट कितने गए? हाँ जी. तो मेजर टाइगर रिजर्व्स की बात कर लेते हैं. मेजर टाइगर रिजर्व्स की, जिसके अंदर है कॉर्बेट नेशनल पार्क. आप लोग गए होंगे जिम कॉर्बेट. बेटा जिम कॉर्बेट सबसे पहला नेशनल पार्क बना था, सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है वो, और इतना बड़ा फैला हुआ है. यहाँ पे अगर आप गए हो, हम भी गए थे जीप में बेटा बैठ के, एक भी नहीं दिखा मम्मी को, तो बस पंजे दिखा दिए थे ट्री पे, देखो 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 अभी आया था टाइगर. हमने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आया होगा. हम भी कह रहे हाँ आया होगा, हाँ आया होगा, बट हमें तो नहीं दिखा था टाइगर, जेन्युइनली बताऊं. हम लोग शाम के टाइम पे गए थे, कहते हैं सुबह सुबह जाना चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा, बट हम लोग को नहीं दिखा था. लेकिन ये एक इतना बड़ा एरिया जिसपे आपको जीप सफारी कराई जाती है, आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं और आपको, बट वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, उस सफारी में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. तो हम लोग वहाँ गए थे, हम लोगों ने ढूंढा, हम लोगों ने आवाज़ों को, कोई भी आवाज़ आ रही है और शेर होगा, हमने ये भी सोचा, मतलब उधर उधर क्या मोर और बियर, हम ये सब देख के आए हैं एक्चुअल में वैसे बताऊँ तो. बट ये ऐसे बहुत पुराना है. और ये मैं आपको बता दूं, अगर ट्रायंगल में सारे के सारे आपके नेशनल पार्क्स बने हुए हैं. ये रहा आपका जिम कॉर्बेट, ये रहा आपका नंबर 1 जिम कॉर्बेट. मानस टाइगर रिजर्व इन असम, ये रहा आपका माइनस टाइगर रिजर्व इन असम. ठीक है. पेरियार इन केरला, ये रहा आपका पेरियार. बेटा जी बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से मैप नहीं आता है, लेकिन मिड टर्म में आपके पीरियोडिक में अगर ये चैप्टर आ रहा है, मिड टर्म में अगर ये चैप्टर आ रहा है, प्री बोर्ड में ये चैप्टर आ रहा है, और प्री बोर्ड में भी मतलब कम चांस है, पर स्कूल वाले जान के दे देते हैं, तो ये आ सकते हैं नेशनल पार्क्स मैप में प्लॉट करने आ सकते हैं. तो यू शुड नो एटलीस्ट द स्टेट्स कि पेरियार कहाँ है, केरला में है. कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है. मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है, आसम में है. सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, राजस्थान में है. सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है. ठीक है. ये 5 मेजर हैं, दीज ऑल 5 आर मेजर. बट यहाँ पे कुछ और भी है, देखो ना, रणथंबोर है, सेम वहीं काजीरंगा है, और सिमलीपाल है, बंधवगढ़ है, बक्सा टाइगर रिजर्व है, ये कुछ और भी हैं. बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इसमें मैच की हुई है. ये आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर आप देखो, पंचमरी, गोले गोले वाली, उगती, कचिंगम, ये कम आती हैं, कम आती है. मैं बताऊं बक्सा भी आ सकता है यार, मानस, बक्सा, पेरियार, ये कुछ हैं जो मैंने मार्क कराए हैं, ये इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क्स, ये भी आप करोगे. अब आते हैं बेटा, फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया गया है, फॉरेस्ट को ना 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है. सबसे पहला आता है बच्चा रिजर्व्ड फॉरेस्ट. रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व. रिजर्व फॉरेस्ट में मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड को रिजर्व कर देगा. रिजर्व मतलब इसको आगे आप और हाथ नहीं लगा सकते. रिजर्व मतलब छू नहीं सकते इसको आप अब. ठीक है जी. ये मोस्ट वैल्यूएबल होता है, यहाँ पे मोस्ट वैल्यूएबल आपका वुड पाई जाती है, टिम्बर पाया जाता है, और वो कौन सा होता है एक यार, वो भी था पुष्पा वाला, तार, टीक, ये सब पाई जाते हैं इसके अंदर. और बच्चों ये जो नीव बोई हुई है रिजर्व प्रोटेक्टर और इसकी, ये फॉरेस्ट लॉज ब्रिटिशर्स ने लगाए थे सबसे पहले. फिर आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से हैं, ये 1/3 है टोटल एरिया के, और इनको प्रोटेक्ट किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा. दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन. ये प्रोटेक्टेड है, इसमें आप वैलिड रीजन देके अंदर जा सकते हो. एक पर्टिकुलर टाइम आपको अलॉट होगा, वो टाइम के अकॉर्डिंग आपको जो भी आप काम के लिए परमिशन लिए वो करके आ सकते हो. ये प्रोटेक्टेड है, ये फर्दर डिप्लेशन से बच गए हैं. फिर आते हैं अनक्लास. अनक्लास आर ओपन टू ऑल. ये वेस्ट लैंड है जो गवर्नमेंट और कम्युनिटीज दोनों ओन करती हैं, लेकिन इसमें कोई भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. तो रिजर्व्ड बिल्कुल अलाउड नहीं है, टोटली गवर्नमेंट के हाथ में है. प्रोटेक्टेड फर्दर डिप्लीशन से बचाया गया है. और अनक्लास इज ओपन टू ऑल, ओपन टू एवरीबॉडी. इसमें मैचिंग का क्वेश्चन 1 मार्कर आ जाता है बेटा, ये आपकी शायद एनसीईआरटी में भी है. ओके. रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर कलेक्टिवली नोन एज परमानेंट फॉरेस्ट. बहुत अच्छी बात है, मैचिंग में परमानेंट फॉरेस्ट आ जाता है. बच्चे कहते हैं है की ਹੁੰਦਾ है, है की ਹੁੰਦਾ है. रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड को मिला के परमानेंट फॉरेस्ट कहा जाता है, याद रखना. Reserve, they are maintained for the purpose of producing timber and other forest produce and for protective reason. तो इनको protective reasons की वजह से permanent forest का टैग दिया गया है. मध्य प्रदेश का जो एरिया है, इसमें लार्जेस्ट एरिया है जिसमें permanent forest आते हैं, that is
रिजर्व भी है और प्रोटेक्टेड भी है। टोटल 75% पूरे टोटल का मध्य प्रदेश में जितना भी फॉरेस्ट एरिया है उसका 75% परमानेंट फॉरेस्ट है, 25% इज अनक्लास, 25। ओके ओके जी। यहाँ पे एक पिक्चर बेस है कि भैया ट्राइबल गर्ल्स यूजिंग बैम्बू सैपलिंग्स इन नर्सरी एट दिस वैली, एंड ट्राइबल वुमेन जो है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस सेल कर रहे हैं। नाउ ये आपका आ गया था सरिस्का टाइगर रिजर्व। विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग। यस, सरिस्का टाइगर रिजर्व में क्या हुआ था बच्चों, वहां के जो लोकल्स थे वो माइनिंग के अगेंस्ट लड़े थे, क्योंकि जब माइनिंग होती है तो पूरा एरिया खराब करके चले जाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बहुत सारे एरियाज विलेजर्स ने खुद जाके बोला कि तुम्हें मतलब हमें गवर्नमेंट की नीड नहीं है, हम खुद इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। सेम हुआ अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। वहां के जो इनहेबिटेंट्स है 5 विलेजेस के अलवर डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने 1200 हेक्टेयर की लैंड को प्रोटेक्टेड घोषित कर दिया, जिसका नाम रखा भैरव देव दाकव सॉन्चुरी। आपने पीछे पढ़ा था ना भैरव देव। डिक्लेयरिंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स, अपने रूल्स बनाए, अपने रेगुलेशंस बनाए, जहां पे हंटिंग, पोचिंग ये सब बैन था। अंडर व्हाट? अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में भी लोकल्स ने काफी इनिशिएट किया, अलवर वाले में भी लोकल्स ने काफी इनिशिएट किया। एंड इसी के साथ आता है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट मतलब चिपक गए। किससे चिपक गए? तुमसे नहीं। अभी यहाँ बहुत सारे तुम बच्चे सोच रहे होगे अरे ये पेड़ मैं ही होता, ऐसे तो भैया कोई पास आता नहीं है हमारे, कोई पसंद करता नहीं है हमारे, हम ये पेड़ ही होते। नहीं नहीं, ये पेड़ है, और पेड़ के ऊपर जो औरतें लिपटी हुई हैं ये बचा रही हैं कि मत काटो, अगर काटोगे तुम पेड़ तो हमें पहले काट दो भैया। नेचर से प्यार। हम आज इंसान के लिए ना मरने के लिए तैयार हूं, ये पेड़ के लिए मरने के लिए खड़ी हो गई। सीखो कुछ। आज हमारे सामने कोई मर रहा होगा, हम बच के निकल जाएंगे, नहीं नहीं हम नहीं आने चाहिए बीच में। यहाँ पे एक पेड़, माना पेड़ भी लिविंग ही है, पेड़ के लिए ये लोग खड़ी हो गई हैं रास्ते में। एंड दिस कहाँ हुआ? ये हिमालयाज में हुआ। सक्सेसफुली इन्होंने रेजिस्ट किया डिफॉरेस्टेशन को। पूरी कम्युनिटी उठ के आ गई कि डिफॉरेस्टेशन हम नहीं करने देंगे, बल्कि पेड़ लगाने का समय है, ये उखाड़ने का नहीं, ये बोला गया। इसी के साथ आता है बीज बचाओ आंदोलन। व्हाट इज बीज बचाओ आंदोलन? बीज बचाओ आंदोलन या फिर इसको सेव द सीड्स आंदोलन भी कहा जाता है, ये 1980 में आया एज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट। ये थोड़ी सी ब्लर भी हो सकती है इमेज, ये मैंने डाउनलोड की थी, थोड़ी सी ब्लर मुझे यहीं पे लग रही है, तो आई थिंक आपके कैमरे में ना लग रही हो, मैं आपको सब समझा रही हूँ। बीज बचाओ आंदोलन और सेव द सीड्स मूवमेंट began in the late 1980s as a group of activists from the Hannibal River Valley, कहाँ पे? टेहरी में, टेहरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, लेड बाय विजय जारदर। इनको कौन लीड कर रहा था? विजय जारदर। तो ये कहाँ हुआ? टेहरी में हुआ, उत्तराखंड में। वैल्यू ट्रेडिशनल नॉलेज एंड विजडम। इन्होंने कहा कि जो भी हम आजकल फैंसी सीड्स यूज करने लग गए हैं, HYV सीड्स जैसे आ गई हैं, जिन्होंने काफी ज्यादा क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ उसको तो बेहतर किया है, लेकिन सॉइल की क्वालिटी को खराब की है, तो ये उसके अगेंस्ट है। और उन्होंने कहा कि हमें ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को अभी भी जिंदा रखना चाहिए और हमें ऑर्गेनिक सीड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कंपोस्ट और मैन्योर का, ताकि फॉरेस्ट जो है वो बचे रहे, नेचुरल उपज जो है वो बचे रहे। तो चिपको मूवमेंट, देखो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के टॉपिक से अगर ये सवाल आ जाए तो उसमें आप सरिस्का का बात कर सकते हैं, अलवर की बात कर सकते हैं, बीज बचाओ की बात कर सकते हैं, आप चिपको मूवमेंट की बात कर सकते हैं। और अगला आपका आता है इसके अंदर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये भी कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन में ही आता है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन में ही आता है। कैसे? आइए देख लीजिए। यहाँ पे भी लोकल कम्युनिटीज जो थी वो सामने आई एकजुट होके। इन्होंने भी कहा कि जितने भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं, जो भी खराब हो रहे हैं फॉरेस्ट, हम उसको प्रोक्योर करेंगे। ये प्रोग्राम जो था वो फॉर्मली एग्जिस्टेंस में आया 1988 में, जहां पे उड़ीसा, कहां पे हुआ? उड़ीसा में JFM की शपथ ली गई। क्या हुआ? मेन मोटिव था लोकल इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट। इन्होंने कहा कि हमें सरकार की आवश्यकता नहीं है कि सरकार के लोग आएंगे और हमारे फॉरेस्ट को देखेंगे, हम खुद हमारे फॉरेस्ट को देखेंगे, हमें उनकी आवश्यकता नहीं है, हमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, हम खुद देख लेंगे हमारे फॉरेस्ट को। इन रिटर्न मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटीज आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएटरी बेनिफिट्स। सरकार ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी इसका सपोर्ट किया और कहा ठीक है, हम इन गांव के लोगों को ये अथॉरिटी देते हैं और ये बेसिकली जॉब की तरह करेंगे, हम भी इनको कुछ बेनिफिट देंगे, जैसे कि लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हम उनको शेयर कर देंगे, एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। और अगर आप इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं जिससे टिम्बर अच्छा बनेगा तो आपको कुछ कमीशन वगैरह भी दे देंगे। ये इनिशिएट किया गया लोगों की पार्टिसिपेशन के लिए भी, और लोगों के अपने जो वहां के लोग होंगे ना वो एग्रेसिवली उसको प्रोटेक्ट करेंगे।
और हमारे देश का उसमें फायदा भी होगा। बहुत सारी वेस्टेज भी होती है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी था। तो हमने मेजरली क्या पढ़ा, चिपको मूवमेंट, बीज बचाओ आंदोलन और जेएफएम। फिर से बता रही हूँ, चिपको मूवमेंट में औरतें ने डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ लड़ा था। बीज बचाओ आंदोलन में ये जो फैंसी सीड्स आ गई हैं उसके अगेंस्ट लड़ा था। जेएफएम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सपोर्ट किया लोकल कम्युनिटीज ने फर्दर डिप्लीशन को रोकने के लिए। तो ये 3 आपके स्टेप्स हो गए कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के। ये देख लिए, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन में क्या आ गया आपका, चिपको मूवमेंट आ गया, जेएफएम आ गया, बीज बचाओ आ गया और सरिस्का टाइगर रिजर्व भी आ गया, अलवर वाला, राजस्थान वाला, दोनों ही राजस्थान है, भैरव देव साकव सेंचुरी में 1200 हेक्टेयर की लैंड को 1200 हेक्टेयर की लैंड को क्या कर दिया था, प्रोटेक्टिव घोषित कर दिया था। क्लियर है? ठीक है। लास्ट टॉपिक आता है सेक्रेड ग्रूव्स। लास्ट टॉपिक आता है सेक्रेड ग्रूव्स। चलिए, नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ। देखिए, सेक्रेड ग्रूव्स में क्या है कि हम लोग ना फॉरेस्ट को भगवान मानते हैं फॉरेस्ट एरिया को भगवान मानते हैं। मतलब जो पुराने लोग हैं वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं इस नेचुरल इन्वायरमेंट की कि उनको वर्शिप, पूजते हैं उनको ये। So based on the premise that all creations of nature have to be protected, ये मानते हैं कि सबको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। Such beliefs have preserved several virgin forests in pristine form called sacred groves, the forest of god and goddesses। तो क्या किया, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने भगवान का दर्जा दिया है उन एरियाज को। ये पैचेस जो है फॉरेस्ट के या लार्ज पार्ट्स है फॉरेस्ट के have been left untouched by the local people, कि इनको हम हाथ नहीं लगाएंगे और अगर इनमें कोई भी इंटरफेयर करेगा तो हमसे नहीं बचेगा। बैन है भैया इंटरफेरेंस यहाँ पे। जैसे कि द मुंडाज एंड सांथल्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ, ये बसिया लतीफोला कहते हैं इसको इंग्लिश में, एंड कदम्बा ट्रीज। तो भैया ये महुआ और कदम्बा को वर्शिप करते हैं, तो इसको नहीं कोई तोड़ेगा, नहीं कोई वेस्ट करेगा। उड़ीसा और बिहार के ट्राइबल जो है वो टैमरिंड, यानी कि आपका टैमरिंड मतलब हल्दी ना, हल्दी को वर्शिप करते हैं, मैंगो को वर्शिप करते हैं वेडिंग्स के टाइम पे, तो ये बड़ा इसको प्योर मानते हैं, तो इनकी डिप्लीशन रोक दी। टू मेनी ऑफ अस पीपल एंड बैनियन ट्रीज को हम सेक्रेड समझते हैं। क्वालिटीज आर ऑफन एस्क्राइब टू स्प्रिंग्स, माउंटेन पीक, प्लांट्स, एनिमल्स विच आर क्लोजली प्रोटेक्टेड। यू विल फाइंड ट्रूप्स ऑफ मैक्विस एंड लंगूर्स अराउंड मेनी टेम्पल्स। हाँ, तुम्हें बंदर, लंगूर ये सब दिखेंगे टेम्पल्स के पास, और उनको फ्री में फेड किया जाता है, उनको टेम्पल्स के डिवोटीज समझा जाता है, उनको कोई मारता नहीं है, कोई भगाता नहीं है। जैसे कुत्तों को तो भगाते हैं हमारे यहाँ पे, डॉग्स को भगाते हैं मंदिरों में, लेकिन बंदर को तो मानते हैं अरे साक्षात हनुमान जी आ गए हैं, तो उनको सेक्रेड समझते हैं। इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेजेस इन राजस्थान, हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक, यस, मेन सीन जो सलमान खान का शुरू हुआ था ये इसी से तो हुआ था। ब्लैक बक को ये पूरी कम्युनिटी जो है, बिश्नोई कम्युनिटी, भैया सेक्रेड समझती है, और ये इल्जाम लगा कि सलमान खान जी ने तो भैया इनको मार दिया है, तो तभी तो ये लोग पीछे पड़े हुए थे। ये जो बिश्नोई कम्युनिटी है, नील गाय, पीकॉक्स, ये सब जो है वो इंटीग्रल पार्ट मानी जाती है इनकी कम्युनिटी का, और इनको हार्म करना मतलब एक इलीगल एक्टिविटी मानी जाती है। तो सेक्रेड ग्रूव्स में यही बताया गया है कि कैसे इन्होंने अपने देश को, अपने फॉरेस्ट को, अपने नेचर को प्रोटेक्ट किया है बाय वर्शिपिंग इट, बाय पूजनिंग इट। क्लियर है? That's all for the forest and wildlife बच्चा। पूरा का पूरा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर आपका खत्म होता है, खत्म होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। चलें अब आगे, चेक योर सेल्फ पे हो तैयार? कमेंट से बता दो जरा तैयार हो तो। यार तुम लोग ना पता है सेशन को लाइक नहीं करते और मैं फिर नाराज हो जाती हूँ। कितने बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट करो, प्यारे प्यारे कमेंट्स करो कि क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, कोई फीडबैक दो। पीपीटी का फीडबैक मत देना, वो मुझे पता है। और लाइक करो यार सेशन को, यही तो हमारी मोटिवेशन है। चलो अब चेक योर सेल्फ, ठीक है? चले शुरू करें। चलिए भाई, सो पहला क्वेश्चन है, Which of the following is not a natural cause of biodiversity loss? बायोडाइवर्सिटी के कम होने का नेचुरल कॉज कौन सा नहीं है? ह्यूमन मेड है। फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, फॉरेस्ट फायर्स या पोचिंग। तो आपको पता है इन चारों में से पोचिंग है जो हम लोग करते हैं, तो ये नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन इंटरवेंटेड है। सेकेंड इज हाँ, मैच द फॉलोइंग। ये आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है मेरा बेटा, ये दिखाने के लिए कि एनसीईआरटी से भी सवाल आते हैं। सॉरी। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट।
हाँ जी, तो सबसे पहले लिखा है फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। तो फर्दर डिप्लीशन में हमारा कौन सा था, प्रोटेक्टेड, जो आगे और डिप्लीट नहीं हो सकते। ये मोस्ट वैल्यूएबल होते हैं और इसको कंजर्व किया जाता है। ये ऐसे वेस्टलैंड्स होते हैं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स रखते हैं, वो कौन से हो गए आपके, अनक्लास्ड हो गए। ये आपके एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज से था। Which one of the following conservation strategies does not directly involve community participation? इनमें से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किसमें नहीं है, जेएफएम, सेक्रेड ग्रूव्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स या चिपको मूवमेंट। तो हमने पढ़ा कि जेएफएम में तो ऑफ कोर्स यार जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मिलके लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से होल्ड लिया। सेक्रेड ग्रूव्स में भी लोगों ने ही सेक्रेड बनाई चीजों को, चाहे वो लंगूर जी हो, चाहे वो मैंगो ट्री हो, चाहे वो टैमरिंड हो। बायोस्फीयर रिजर्व इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं है, और चिपको मूवमेंट में भी औरतें लिपट गई थी ट्री से, तो ये भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। Which species are at high risk of extinction in the near future? कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं? देखिए बच्चों, इंडेंजर्ड, एंडेमिक, नॉर्मल या रेयर। हाँ जी, तो हमने आपको बताया था एक्सटिंक्ट कौन सी हो सकती हैं, एंडेमिक। एंडेमिक ऐसी स्पीशीज हैं जो अब आगे जाके एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में आ सकती हैं। Which of the following is a method of in situ conservation? हाँ, इन सितु कन्वर्सेशन है की है, क्या मिसप्रिंट हो गया, इनसाइट होगा कंजर्वेशन, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं जो बनाई जाती हैं लोगों के लिए। ओके, Which of the following is an example of extinct species? अब देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि आ सकता है, यू नेवर नो। कमेंट्स में लिख रहे हो ना तुम लोग आंसर नालायक हो, हैं कमेंट्स में लिख रहे हो ना तुम लोग। हाँ जी बताइए, कौन सा ऐसा स्पीशीज है जो इसमें से एक्सटिंक्ट है, जो अब है ही नहीं। एशियाटिक चीता है, गंगेटिक डॉल्फिन है, ब्लैक बक है या इंडियन राइनो है? बताइए कमेंट सेक्शन में। भाई तुमको ये तुम्हारा ही काम है, ये मैं तो आंसर भी नहीं बताऊंगी तुम्हें इसके अंदर, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक याद भी नहीं किया होगा अभी बुक से। तो अभी ये वाला तुम्हारे लिए मैं प्रिपरेटरी छोड़ती हूँ, लेकिन इसमें से आंसर बहुत वो है, इजी है। ब्लैक बक नहीं हो सकता है, और ये तुमको मैंने डिलीट कर दिया। बाकी तुम बताओ कौन सा होगा। चलिए, जेएफएम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लांटेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क, लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना। तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होगा, मैंने गलत मार्क कर दिया, कि लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाएगा। बेटा इस वाले का आंसर आपको कमेंट्स में भी देना है, और मेरी इस पीपीटी में भी आपको मिलेगा, जब टेलीग्राम से आप पीपीटी डाउनलोड करोगे ये मिलेगा आपको आंसर लगा हुआ। अभी क्लास खत्म होते ही मैं इसका आंसर लगा दूंगी ताकि तुम लोग क्रॉस चेक भी कर सको। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 डाल लो इसको। अब तुम्हारे को मैं देखती हूँ इसके अंदर, तुम इसमें रिसर्च करो, इस वाले क्वेश्चन में रिसर्च करो बड़ी बड़ी। चलिए, द मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इन द हिमालयाज टू प्रोटेक्ट ट्रीज। तो भैया हिमालयाज में कौन सी मूवमेंट हुई थी, चिपको मूवमेंट, जहां औरतें लिपटी थी। अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर देती हूँ, सारे के सारे कंसेप्चुअल ही हैं जो हमने किए हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी की एग्जांपल और साथ में उसकी डेफिनेशन दे दो, जहां पे आपने बता दिया कि वैरायटी ऑफ फ्लोरा फौना जो इंटरडिपेंडेंट होती है बायोडाइवर्सिटी बनाती है। और फिर हमने यहाँ पे इसके अंदर एग्जाम्पल दे दिया प्लांट्स और एनिमल के स्पीशीज का, बहुत बड़ा घर है वेस्टर्न घाट्स। सेक्रेड ग्रुप्स कैसे इंपॉर्टेंट है, तो सेक्रेड ग्रुप रिलीजियस मैनर से प्रोटेक्ट करते हैं फ्लोरा एंड फौना को। फिर हमने 3 मेन कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन कर लिया, जिसके अंदर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और साथ साथ फ्यूल वुड कलेक्शन भी आ गया। 3 मेजर्स टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैसे कर सकते हो आप, नेशनल पार्क बनाओ, बायोस्फीयर रिजर्व बनाओ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाओ, लॉज इन्फोर्स करो, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन वाला प्रोसेस अपनाओ। लोकल कम्युनिटीज ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो यहाँ पे आप चिपको मूवमेंट, जेएफएम बिल्कुल आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। देन चिपको मूवमेंट क्या था, इसका इम्पैक्ट बताओ, तो 1970s में हिमालयाज में डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट कुछ कम्युनिटीज ने प्रोटेस्ट किया था, जिसके अंदर पेड़ों से लिपट गई थी औरतें ताकि वो आगे उसको आके काटे ना। होमवर्क क्वेश्चंस आ गए हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। इतना सा चैप्टर था, छोटा चैप्टर था। पहले मैं आपको अपनी एंडिंग स्पीच दे देती हूँ। ये चैप्टर बेटा बहुत ही प्यारा है, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग है आपके स्पेशली पीरियोडिक्स और मिड टर्म्स में। तो प्लीज अगर आपका ये आ रहा है, इसको आराम से 2x पे बैठ के तुम लोगों ने देख लिया होगा, और देख लिया करो,
और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती रहती हूँ। यहाँ पे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के दे दिए हैं, और भी कुछ तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट्स में बता देना। मैं अभी तक कौन कौन से डाल चुकी, इस साल डले तो सारे हुए हैं, इस साल कौन कौन से डाल चुकी मैं तुमको बता देती हूँ। डेवलपमेंट हो गया, पावर शेयरिंग हो गया, यूरोप हो गया, और कौन सा बचा, इको हो गया, डेवलपमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हो गया, अब आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हो गया। अब मैं नेक्स्ट फेडरलिज्म या सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी सोच रही हूँ, तो मुझे बता देना। फेडरलिज्म सोच रही हूँ पहले तो, सेक्टर्स तो मेरा फिर भी डाला हुआ है, फेडरलिज्म सोच रही हूँ कि फेडरलिज्म मैं कराऊँ नेक्स्ट। तुम्हें कोई और चाहिए तो तुम मुझे बता देना। इंडिया भी डला हुआ है, ऐसे में इंडिया भी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाला डला हुआ है, तो वो तुम देख लेना। अब तुम्हें ऑनेस्टली, मम्मी का समय है, तुम लोगों को ऑनेस्टली आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन वो हो गया, एक्सटिंक्ट स्पीशीज का नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल स्पीशीज, क्या होती है इसमें से। वो स्पीशीज जो जू में पाई जाती है, वो स्पीशीज जो इंडेंजर्ड है, वो स्पीशीज जिसकी पॉपुलेशन लेवल जो है वो नॉर्मल है, या इसमें से कोई भी आंसर इसका नहीं है। तो हमेशा आंसर लिखना, उसका पॉइंट लिखना, दैट्स इट। और अगर तुम्हारी कोई और अजीब से नाम से आईडी है तो अपना नाम भी लिखना। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज मोस्ट डिप्लीटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, इनमें से कौन से फॉरेस्ट है जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डिप्लीट हो रहे हैं इन टाइप ऑफ फॉरेस्ट। टेम्परेट, मैंग्रोव, ट्रॉपिकल या डिसीडियस। थोड़ा ये भी रिसर्च वाला क्वेश्चन है, इसमें भी तुमको रिसर्च लगेगी, आई गेस तुमको याद नहीं होगा अभी ये, बट यस ये वाला भी क्वेश्चन अब देखते हैं, ये वाला देखते हैं किसका सही होगा। तो मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चन दिए, तीसरे नंबर पे आपको वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज वाला देना है। अब तुम्हारे 3 स्पीशीज हैं, जिसके 3 आंसर होंगे वही वाले बच्चे को शाउट आउट मिलेगा। That's all for this प्यारा सा चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसके लिए मैंने प्यारी सी फोटो खिंचवाई। मेरा हमारे थंबनेल वाले भैया ने इतनी प्यारा सा बटरफ्लाई मेरे हाथ में दिए है, तो बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा सिंपल सा चैप्टर है। एंड यस, एक मैसेज भी है कि प्लीज प्लीज प्लीज, इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है बच्चा, जिसका हम सबको इफेक्ट है। आज इस साल की गर्मी नेक्स्ट लेवल है, बिन मौसम बरसात और खराब कर रही है। तो ये सारे जो वेदर चेंजेस हम देख पा रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस हम देख पा रहे हैं, ये ऑल बिकॉज ऑफ अस। सबसे बड़ा रीजन इन डिप्लीशन इज अस, वी ह्यूमंस। सो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड अ मैसेज टू यू ऑल कि प्लीज 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 फ्लोरा एंड फौना को संभाल के रखें, अगर आप अपनी और आगे आने वाले अपनी पीढ़ियों की लाइफ संभालना चाहते हैं तो। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। होमवर्क क्वेश्चन कर देना, कमेंट्स में प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना, लाइक कर देना सेशन को, और आगे आने वाले वन शॉट देखने के लिए सब्सक्राइब भी करते जाना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन शॉट। पढ़ते रहिए।